हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर 5 का पार्ट ए, जिसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से रेशे होते हैं, कैसे उनका वर्गीकरण किया गया है प्राकृतिक और मानव निर्मित में। और उसके अलावा हमने पढ़ा था कॉटन के रासायनिक और भौतिक गुण, है ना। ये विशेषताएं पढ़ी थी कॉटन के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे प्राकृतिक रेशों के ही वर्गीकरण में। दूसरा जो आता है वो आता है लिनन एक प्राकृतिक रेशा है बच्चों, और ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है कि हमें कहाँ से मिलता है। जैसे हमें कॉटन मिलता है कपास के पौधे से, तो जो लिनन है वो हमें मिलता है फ्लैक्स के पौधे से। ये जो है एक प्राकृतिक सेल्यूलोजिक रेशा है। ये भी सेल्यूलोजिक रेशा है, यानी एक कॉटन था वो भी सेल्यूलोजिक था, और ये भी एक सेल्यूलोजिक रेशा है। और ये इसलिए सेल्यूलोजिक है बच्चों। सेल्यूलोजिक से हमारा मतलब है कि ये हमें पौधों से मिल रहा है, ठीक है। तो पौधों में सेल्यूलोज होता है, तो इसलिए हम इनको सेल्यूलोजिक रेशा कहते हैं। तो कॉटन भी हमारा जो कपास था वो भी कपास के पौधे से था, वो भी सेल्यूलोजिक था। लिनन भी सेल्यूलोजिक है, जो हमें फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त होता है। ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो फटाफट से अपने नोट्स बुक वाली कॉपी में नोट कर लो, या फिर अपनी बुक अगर आपने सामने से खोली है उसमें अंडरलाइन कर लो, उसको हाईलाइट कर लो कि कहाँ से लिनन मिलता है। लिनन मिलता है फ्लेक्स के पौधे से। और कौन से पार्ट से मिलता है? उसके तने से मिलता है। तने आप जानते हैं स्टेम से मिलता है। ये फ्लेक्स जो पौधा है ये बेसिकली यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पैदा होता है। और वहीं बहुत पुराने प्राचीन समय से ही जो ममीज़ होती हैं आपने देखी होंगी, वो उनको लपेटने के लिए इसका प्रयोग होता था। और ये जो है तनों से मिलता है, तो इसीलिए आप ये सोचो कि तना जो है उसका जो मुलायम पार्ट है उसको हम बास्ट भी कहते हैं। तो इसका एक दूसरा नाम बास्ट रेशा भी है। ये भी आप जो है अपने नोट्स बुक में लिख लो या बुक में अंडरलाइन कर दो कि इसको बास्ट रेशा भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आ सकता है कि लिनन रेशे को और क्या कहते हैं, या फिर कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बास्ट रेशा भी क्या को और क्या कहते हैं, है ना। तो दूसरा नाम पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बास्ट रेशा और लिनन रेशा एक ही है। तो बच्चों, हम जैसे आपने कपास में पढ़ा था कॉटन में कि जिनिंग एक प्रोसेस होती है। जिनिंग से हम क्या करते हैं, रेशो को अलग कर देते हैं पौधे से। तो उसी तरीके से इसमें भी एक प्रोसेस होती है, एक विधि होती है जिसको हम रेटिंग कहते हैं। रेटिंग शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप हाईलाइट और अंडरलाइन कर लो। रेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो ये पौधे का तना है उसको लंबे समय तक पानी में भिगा के छोड़ दिया जाता है, ताकि वो उसका जो तने वाला पार्ट है वो नरम हो जाए, गल जाए, और उसके बाद जो उससे रेशे होते हैं वो एकदम आसानी से अलग हो जाए। उसके बाद उन रेशों को इकट्ठा करके सूत काटने के लिए भेज दिया जाता है। तो उसके बाद आता है बच्चों इसके गुण। बहुत सारे गुण हैं जो कि क्योंकि ये भी एक पौधे से प्राप्त हुआ है हमें रेशा, तो इसके गुण कॉटन से काफ़ी मिलते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि एक सेल्यूलोजिक रेशा है तो इसीलिए कपास जैसे गुण होंगे ही। दूसरा, ये क्या होता है, कपास के कंपैरिजन में या उसके अपेक्षा में लंबा होता है, तो इसीलिए ये अधिक मजबूत और चमकीला होता है। दूसरा, ये नमी को जो है जल्दी सोख लेता है, इसलिए पहनने में भी आरामदायक होता है। हम गर्मियों में इसे पहन सकते हैं आराम से। और ये क्षार से प्रभावित नहीं होता है, यानी हम क्षार एल्कली यानी डिटर्जेंट और साबुन की जो टिकिया होती है वो क्षारीय होती है, तो हम उसे इसे आसानी से धो सकते हैं, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसके अलावा रंजक को अवशोषित नहीं करता, यानी डाई जो कलर हम यूज़ करने के लिए कलर वगैरह यूज़ करते हैं ना रंगने के लिए कपड़ों को, तो ये उसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये जो है रंग अच्छे से अवशोषित नहीं करता है। तो अब हम अगला पढ़ते हैं बच्चों। आपने वूल के बारे में सुना होगा। वूल भी एक प्राकृतिक रेशा है। कहाँ से मिलता है ये आप जानते हैं। जाड़ों में जो आप स्वेटर वगैरह पहनते हो, ऊन बिनते हो ऊन से स्वेटर, तो वो कहाँ से मिलता है? हमें जानवर से मिलता है ऑफ कोर्स। उनकी जो स्किन में बाल होते हैं जानवरों के, जैसे भेड़, बकरी, और भी काफ़ी सारे लामा, अल्पाका, बहुत सारे जानवर होते हैं जो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, तो उनसे जो है ये ऊन प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा देखो ऊँट, हिरण, लोमड़ी, अंगोरा होता है, रैबिट होता है एक खरगोश, उनके जो फर होते हैं यानी उनके जो बाल होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उनको निकाल के जो है ये ऊन हमें प्राप्त होता है। तो आप जानते हो कि जितना फाइन यानी जितना सुंदर सॉफ्ट वूल होता है उतना ज़्यादा वो महंगा होता है। जैसे आपने सुना होगा पाशमीना वूल, है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि एक तो वो बहुत कम मिलता है और वो बहुत ही ज़्यादा फाइन होता है, बहुत सॉफ्ट और गर्म होता है। तो वो वूल की भी काफ़ी अपनी सारी ऊन की विशेषता होती है।
तो हम ये धीरे धीरे आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऊन कैसे बनता है। ऊन जो रेशा होता है उसके निर्माण में सबसे पहले जानवरों के बाल निकाले जाते हैं ना, इसको शेयरिंग कहते हैं, यानी उनके बाल काटे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उसको, यानी जो ऊन बनाने के लिए जो जिंदा पशु अब से अगर वो निकाला जाता है तो उसे हम फ्लीस या क्लिप वुल कहते हैं, या फ्लीस या क्लिप ऊन कहते हैं। जिंदा से मतलब है उनको, जैसे जैसे हम लोग नॉर्मली दाढ़ी बनाते हैं, हमारे बाल झड़ निकल जाते हैं, या हम बाल काटते हैं हमारे बाल निकल जाते हैं, उसके बाद वो दोबारा उगाते हैं ना। तो यानी जानवर अगर ज़िंदा है उसमें से आपने ऊन निकाला तो उसको हम कहते हैं फ्लीस या क्लिप वुल। अंडरलाइन कर लो इसे बच्चों, बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, अगर मरे हुए पशुओं से निकाला जाए, यानी वो जानवर मर चुका है और इट्स वेस्ट, तो अब आप उसका मरे हुए जानवर से जो है बाल निकाल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं खिंची हुई ऊन या पुल्ड वुल, यानी क्योंकि हम उसे खींच के निकाल रहे हैं, वो मर चुका है और हम उसे खींच के निकालते हैं तो उसको हम पुल्ड वुल कहते हैं, यानी खिंची हुई ऊन कहते हैं। उसके अलावा आता है, जब मरे हुए जो खिंची हुई ऊन जो होती है वो अच्छी श्रेणी की नहीं होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब वो जानवर जो होता है वो अच्छी स्थिति में नहीं होता है तो उसको हम घटिया श्रेणी में रखते हैं। घटिया श्रेणी से हमारा मतलब हुआ, इट्स नॉट द एग्जैक्ट वर्ड घटिया, हमारा मतलब हुआ कि वो थोड़ा निम्न स्तर की श्रेणी का ऊन होता है एज़ कम्पेयर टू द जो जिंदा जानवरों से हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ऊन की श्रेणी जो होती है वो डिपेंड करती है आपका जो भेड़ या जानवर से जिससे वो निकाल रहे हैं वो उसकी एज क्या है। यानी अगर वो छोटा है तो उसका ऊन आसान मुलायम होता है, एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से भी डिपेंड करता है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे कारण होते हैं जिन पर क्वालिटी जो है वो निर्भर करती है। जैसे अगर हम देखें, अगर छोटे मेमने से भेड़ के बच्चे से भेड़िया के बच्चे से भेड़ के बच्चे से अगर ऊन निकाला जाता है तो वो काफ़ी चमकदार और सॉफ्ट होता है और बहुत गर्म होता है, लेकिन वो कमज़ोर होता है क्योंकि वो अभी नए नए बाल होते हैं। जबकि अगर आप किसी बूढ़ी या बड़ी भेड़ से ऊन निकालते हैं जब, तो उससे वो थोड़ा मजबूत होता है और खुरदुरा होता है, ठीक है, उतना सॉफ्ट नहीं होता। और जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो मरे हुए जानवर से निकलता है वो बहुत ही निम्न श्रेणी का होता है, अच्छा वुल नहीं माना जाता है, बेकार माना जाता है। तो ऊन का वर्गीकरण बच्चों बहुत ज़रूरी है जानना। ऊन का वर्गीकरण हम कुछ इस तरीके से करते हैं। 4 प्रकार के ऊन होते हैं। उत्तम ऊन यानी बढ़िया क्वालिटी का, मध्यम, फिर लंबी ऊन और कारपेट ऊन। कारपेट ऊन से हमारा मतलब है यानी कि जो वेस्टेज, जो छोटा छोटा बच जाता है हिस्सा, उसको फिर हम कारपेट बनाने में यूज़ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कारपेट ऊन, ठीक है। तो जो ऊन होता है वो ऊन के तंतुओं से 3 प्रकार के वस्त्र बनते हैं, ठीक है। तो मैं आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस। यहाँ पे है, हमारा मतलब है ऊन, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो ऊन के जो तंतुओं हैं, रेशे हैं, उनसे 3 प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। पहला ऊनी वस्त्र, वुलेंस जिसे हम कहते हैं। दूसरा होता है वर्स्टेड फैब्रिक, ठीक है। और तीसरा होता है नमदा यानी फेल्टेड फैब्रिक। अब ये क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। ऊनी वस्तु का मतलब है ये छोटे छोटे तंतुओं से बनाई जाती है और इनकी ज़्यादा कताई नहीं की जाती, इसलिए ये मोटे और खुरदुरे होते हैं, जो मोटे खुरदुरे कपड़े होते हैं ऊन के, ठीक है वो। दूसरा वॉस्टेड फैब्रिक, ये लंबे रेशे से बनाए जाते हैं और अच्छे से कताई करके बनाए जाते हैं, तो ये ज़्यादा मजबूत और अच्छी चिकनी सतह वाले होते हैं। जैसे आप कोट पैंट पहनते हो, सूट पहनते हो, कोट पहनते हो ना, ब्लेज़र वगैरह, वो जो होता है वो अच्छी, यही जो वर्स्टेड ऊन होती है उससे बनाई जाती है। उसके अलावा नमदा जो होता है वो थोड़ा मोटी और खुरदुरी ऊन से बनता है और ये वस्त्र जो है सीधे तंतुओं से तैयार किए जाते हैं, उनमें कोई भी धागे का निर्माण नहीं किया जाता। तो इसीलिए इनको क्या होता है, जब वस्त्र बन जाता है दबाव से जोड़ के या फिर किसी भी तरीके से उसको चिपका के इस तरीके से बनते हैं। उसके अलावा उसके बाद उसमें रंग कढ़ाई जो भी करना है वो किया जाता है। तो ज़्यादातर इस प्रकार की जो नमदा फैब्रिक होता है, ये क्या होता है, कारपेट और फर्श पे बिछाने वाले जो कालीन वगैरह होते हैं ना, इस विधि से बनते हैं। और कश्मीर का जो
नमदा उद्योग है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है कश्मीर में। आपने देखा होगा कश्मीर से आते हैं कारपेट है या फिर कुछ फर्श में बिछाने वाला, तो वो नमदा कारीगरी भी कहा जाता है उसको। तो कश्मीर का नमदा फैब्रिक या नमदा उद्योग जो है वो बहुत फेमस है। तो आपको समझ में आ गया। अगर आपको अच्छे कपड़े कहाँ कौन से वूल के मिलते हैं, तो आप कहोगे वॉर्स्टेड फैब्रिक जो होता है वो अच्छे उससे बनता है, ठीक है, अच्छे कपड़े बनते हैं इस विधि से। तो अब हमने पढ़ा ऊन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम सारे ही फाइबर या रेशों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उनके गुण के बारे में भी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल, यानी उनके क्या क्या विशेषताएं हैं ऊन के रेशों की। तो सबसे पहले बच्चों भौतिक गुण। भौतिक गुण से हमारा मतलब जो हमें दिखाई देते हैं या छूने में हमें दिखते हैं, और काफ़ी सारी जो गुण हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला भौतिक गुण है रचना। तो बच्चों रचना क्या है हम जानते हैं, क्योंकि ये एक प्रोटीन वूल है, यानी क्योंकि एनिमल के जो बाल होते हैं, इवन हमारे जो बाल होते हैं उनमें प्रोटीन होता है, हम कहते हैं ना केराटिन प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है वो जितने भी एनिमल से हमें रेशे मिलता है उनमें प्रोटीन होता है, तो वो प्रोटीन वाला है। इसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है बहुत अधिक पाई जाती है ना। तो ये एकदम रोए जैसा प्रतीत होता है, ठीक है। दूसरा है लंबाई। अगर हम लंबाई की बात करें तो ऊन के रेशे ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। चमक की बात करो तो हर जो प्रजाति होती है जानवर की जिससे वूल निकल रहा है, जिससे ऊन निकल रहा है, वो अलग अलग होती है, तो उनमें चमक भी उसी प्रकार से अलग अलग होती है। कुछ बहुत ज़्यादा कमजोर चमक वाले होते हैं, कुछ जो छोटी श्रेणी के होते हैं, निम्न श्रेणी के ऊन जैसे होते हैं, वो ज़्यादा चमकदार नहीं होते हैं। अगर हम मजबूती देखें तो मजबूती जो होती है वो सभी जितने भी प्राकृतिक तंतु हैं सब में सबसे ज़्यादा कमज़ोर ऊन होता है। आपने देखा, आप ऊन का, अगर आपके पास ऊन हो घर में तो आप देखना आप उसे आसानी से खींच के तोड़ सकते हैं, आसानी से खींच के टूट जाता है। तो ये ज़्यादा मजबूत नहीं होते, और गीली अवस्था में लेकिन और भी कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी ये ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। उसके अलावा अगर सिकुड़न की बात की जाए तो ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो सिकुड़ते हैं, लेकिन वेस्टेड वस्त्र जो होते हैं वो थोड़ा कम सिकुड़ते हैं, जो वेस्टेड फैब्रिक से बनते हैं। उसके अलावा ताप के सुचालक, ये तो अगर आपसे मैं पूछूं तो आप भी बता दोगे कि ताप के सुचालक होते हैं या नहीं होते हैं। ताप के सुचालक या फिर आप कहो ताप के संवाहक हमें कहना चाहिए, वो होते हैं। इसीलिए तो हम इन्हें सर्दियों में पहनते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में गर्मी को बनाए रखते हैं ना। ये ताप के सुचालक होते हैं, यानी ये ताप के संवाहक होते हैं। उसके अलावा है, अगर आप देखो लचीलापन, तो जो लचीलापन होता है उसमें इनमें ज़्यादा होता है, और इस खिंचने पर वो पुनः अवस्था में वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है बहुत ज़्यादा लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए कहते हैं ना खिंच जाता है और आसानी से फिट आ जाता है, और फिर वापस हमारे शरीर में फिटिंग जो है ऊन की अच्छी आती है। तो ये एक तरीके का लचीलापन इसमें होता है। अवशोषकता, ये तो हम जानते हैं, अगर आप पानी में भिगा दोगे तो कितना अच्छी तरीके से ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, है ना। तो ये इसीलिए तो ये जब हम सुखाते हैं तो बहुत देर से सूखते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉटन और लिनन। अगर आप देखोगे किसी भी फैब्रिक से कंपेयर करोगे तो ये जो होते हैं देर से सूखते हैं अगर गीले हों, यानी ये बहुत अच्छे अवशोषक होते हैं नमी के। उसके अलावा ताप का प्रभाव अगर हम देखें तो तापमान ये सहन नहीं कर सकती, ये आप जानते हो। जब आप ऊनी कपड़ों में प्रेस करते हो, आपने कभी देखा ऊनी कपड़ों में प्रेस करते हो आप? नहीं, क्योंकि अगर आप ताप की बिल्कुल भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप प्रेस जो है वो ज़्यादा तेज़ करोगे तो वो जल जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि वुल में हमेशा हल्की प्रेस करनी चाहिए, या फिर कुछ ऊपर से कपड़ा रख के प्रेस करनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा धूप का प्रभाव, ऊनी कपड़ों में को अगर हम धूप में रखेंगे तो उनका रंग उड़ जाता है, उनके तंतु कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा धूप में नहीं, छाया में या हल्की धूप में उनके कपड़ों को सुखाना चाहिए। दूसरा, अगर आप देखो तो इसमें जो स्वच्छता है, क्लीनलीनेस, वो क्या होती है, थोड़ा सा इनको साफ करना टफ है। या आप कह सकते हो कि क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा ऊबड़ खाबड़ यानी खुरदुरा सा होता है उनका, तो उससे क्या होता है कि धूल मिट्टी वगैरह एकदम आसानी से इसमें चिपक जाती है, तो वो जो है गंदगी ज़्यादा आसानी से इसमें हो जाती है। और धोते समय बच्चों हमेशा ऊनी कपड़ों को
कभी भी देर तक पानी में नहीं भिगोना चाहिए, उससे ये जो होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। और उसके अलावा हम ऊनी कपड़ों को कभी लटका कर नहीं सुखाते, क्योंकि उनका शेप ख़राब हो जाता है, वो लटक जाते हैं। तीसरी बात है बच्चों, वो हम आगे रासायनिक गुण में पढ़ेंगे और कौन से इसके गुण हैं, ठीक है। तो बात है प्रतिस्कंदता के बारे में। तो हम ये अच्छी से जानते हैं कि प्रतिस्कंदता या फिर पुनरुत्थान जिसे हम कहते हैं, ऊनी वस्त्रों में सिलवटें तो नहीं पड़ती, आपने देखा नहीं, तो इसीलिए ये क्या होते हैं, इनको अधिक प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती, ये ओरिजिनल स्थिति में अपने आ जाते हैं। अगर आप कैसे भी मोड़ मोड़ के रखोगे ऊनी वुलन वाले ऊनी कपड़ों को, तो उनमें सिलवटें इतनी जल्दी नहीं पड़ती। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहला है जीवाणुओं का प्रभाव। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सामने बुक रखी है तो जल्दी से एक पेंसिल ले लो या हाइलाइटर ले लो उसे हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि मैं बताऊंगी जो ज़रूरी है वो ये है कि जीवाणुओं का जो प्रभाव है ऊनी वस्त्रों पर, अगर आप लंबे समय तक इन्हें गीले जगह पे या नमी वाले स्थान में रख दोगे तो इसमें जो है फफूंदी लग जाती है। इसके अतिरिक्त कीड़ों का भी ऊनी वस्त्रों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जैसे विंटर सीज़न आता है, जाड़ों के दिन आते हैं, या हम जब गर्मियों के दिन में ऊनी कपड़ों को रखते हैं तो उनको धूप दिखा कर रखना चाहिए, यानी अच्छे से धूप में सुखा लें, बिल्कुल उसमें नमी ना रहे, उसके बाद उन्हें पैक करके रखना चाहिए। दूसरा, समय का प्रभाव। अगर आप लंबे समय तक गंदा छोड़ देंगे कपड़ों को तो ये कमज़ोर पड़ जाते हैं, इनमें कीड़े लगने की संभावना होती है। इसीलिए हमेशा जब भी आप वुलन कपड़े संभालें तो उनमें नेफ्थलिन बॉल्स ज़रूर डाल दें, ताकि कीड़े ना लगें और नमी भी वो अवशोषित कर लेगा, तो उनको जो है सुरक्षित लंबे समय तक के लिए रखा जा सके। उसके अलावा है अम्ल का प्रभाव। अम्ल का प्रभाव, अगर आप कोई हाई जैसे एसिडिक सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह डालते हैं तो इससे उनको नुकसान होता है। अदरवाइज़ ज़्यादा अम्ल का प्रभाव ऊन के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रोटीन से बना है, तो इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। लेकिन क्षार का प्रभाव जो होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अगर आप इसीलिए आपने देखा होगा कि हम ये कहते हैं कि ऊनी कपड़ों को कभी सर्फ में, डिटर्जेंट में, या जो आपकी टिक्की आती है रिन वगैरह, जो साबुन वगैरह आते हैं, उनसे ऊनी कपड़ों को कभी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि वो क्षार होता है, उनमें एल्कली होता है जो ऊनी तंतुओं को ख़राब कर देता है, वो गल जाते हैं और वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसीलिए कभी भी बच्चों अपने ऊनी स्वेटर्स कपड़े जो भी हैं उनको आप डिटर्जेंट में, सर्फ में या साबुन से नहीं धो। हमेशा उसके लिए किसी सॉफ्ट डिटर्जेंट का यूज़ करो। जैसे आप देखते हो टीवी में भी ऐड आता है, इजी यूज़ करो, सेफ़ वॉश यूज़ करो, जेंटिल यूज़ करो, जो मार्केट में सॉफ्ट कपड़े धोने वाले लिक्विड आते हैं, उनसे ही वूल के कपड़े धो, और हल्के गुनगुने पानी में धोने चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं, वो भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो वूल को हमेशा हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो एसिड से तो नहीं उतना फ़र्क पड़ता, लेकिन क्षार से या साबुन सर्फ वगैरह यूज़ करने से ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई थर्मल है, आपके स्वेटर हैं, शॉल है, कोट है, ये सब सर्फ में बिल्कुल ना धोएं। ये आप कोशिश करें कि किसी सॉफ्ट इजी या जो मार्केट में लिक्विड डिटर्जेंट मिलते हैं उससे धोएं कपड़े, और गुनगुने पानी में धोएं, और लटका कर ना रखें, और आसानी से बिल्कुल ऐसी जगह पे आसानी से सुखाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना हो, ठीक है। तो ये तो था बच्चों ऊन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत सारा है, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो हमें आगे बढ़ना है। अब फटाफट हम पढ़ते हैं सिल्क के बारे में। ये तो सबसे फेवरेट है, सिल्क सभी को पसंद होता है। तो सिल्क के बारे में जो है वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता है सिल्क कहाँ से मिलता है। कुछ बच्चे हैं जिनको पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो हम जानते हैं आज सिल्क कैसे मिलता है और कहाँ से मिलता है। देखो, रेशों की रानी भी हम इसे कहते हैं। रेशम, आपने सुना है ना, रेशों की रानी जो है सिल्क या रेशम, ये भी एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है। अब ये प्रोटीन फाइबर क्यों है, जैसा कि मैंने पहले बताया, पौधे से प्राप्त होता तो सेल्यूलोजिक होता, लेकिन पौधे से नहीं मिलता। ऊन किससे मिलता था, जानवर से मिलता था, तो हमने उसे प्रोटीन फाइबर कहा, है ना। ये जो सिल्क है, रेशम, ये भी हमें एक कीड़े से मिलता है। ये आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताएं, और अगर आपको नहीं पता है तो आप इस
वीडियो को या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जान जाएंगे कि जो रेशा है सिल्क का, वो हमें सिल्क के कीड़े यानी रेशम का कीड़ा जो हम कहते हैं उससे मिलता है, और एक प्रोटीन फाइबर है। ठीक है, और इसे हम सारे जो रेशों हैं उनकी रानी कहा जाता है। और इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है कि जो एक मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी कि जो इसका आविष्कार है वो चीन में हुआ था, और एक राजकुमारी थी। तो जब वो चाय पी रही थी तो उनकी चाय की प्याली में एक रेशम के कीड़े का कोकून जो होता है वो गलती से गिर गया था। और जब उन्होंने कोकून को निकाला राजकुमारी ने, तो वो उससे एक सुंदर सा तंतु एकदम खिंचता चला गया, रेशा लंबा लंबा। तो उन्होंने क्या किया, उस रानी ने वो इकट्ठा किया और उससे कपड़ा तैयार किया, और उसके बाद उन्होंने उस तंतु को रेशम और सिल्क नाम दिया। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग। तो इसीलिए इसका रेशम का जो उत्पादन था, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा राजा महाराजा और बहुत महंगा बहुत बड़ा फैब्रिक या रेशा माना जाता था उस टाइम पे सिल्क का होना। तो ये जो है केवल उस टाइम पे लोगों को नहीं पता, तो ये एक रहस्य की तरह रहा, और इसका जो उत्पादन है वो केवल चीन में होता रहा। ठीक है, उसके अलावा अब तो जो पूरे देश भर में जो है सिल्क के फैब्रिक या सिल्क का निर्माण होता है, लेकिन उस टाइम पे ये केवल चीन से ही निकला था। तो अब हम पढ़ेंगे हमें ये मिलता कहाँ से है। ठीक है, तो रेशम का कीड़ा कहाँ होता है। रेशम का कीड़ा जो होता है वो शहतूत के पेड़ में मिलता है। शहतूत या मलबरी आपने देखा होगा। शहतूत जो होता है वो फ्रूट है एक जो हम खाते हैं, फल, तो उसके पेड़ में मिलता है। और शहतूत के जो पत्ते होते हैं वो ही इन कीड़ों का भोजन होता है। तो वो जो कीड़े हैं वो शहतूत के पत्ते खाते हैं, तो इसीलिए हम इसे मलबरी सिल्क भी कहते हैं कभी कभी, या शहतूत का रेशम भी कहते हैं। ठीक है, तो कैसे मिलता है, सबसे पहले जो ये कीड़े होते हैं वो अंडा देते हैं, वो अंडे से ही लार्वा बनता है। फिर यहाँ पे आप चित्र पे मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप देखो ये है कीड़ा, फीमेल कीड़ा। ठीक है, तो इसने जो है ऐसे ये शहतूत की पत्ती में अंडे दिए, और ये अंडे जो है उसके बाद लार्वा बन जाते हैं। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बन जाते हैं कैटरपिलर यानी लार्वा। उसके बाद जो है ये जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो ये एक प्यूपा बनाते हैं, इसको हम कोकून कहते हैं। ये देखो, और यही कोकून के चारों तरफ जो है आप देख रहे हो, ये कोकून का जो होता है कोकून जो होता है चारों तरफ जो है सिक्रीट करता है, यानी कि उत्पादन करता है एक तरीके से एक गीले गीले चिपचिपे पदार्थ का। तो वो चारों ओर से जो ये देखो आप कोकून है, तो इसमें जो है ये कोकून जो है अपने आप पूरी तरीके से लिपटा हुआ होता है फाइबर से, सिल्क से। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हमें सिल्क मिलता है। और ये जो होता है जो लार होती है इनकी, है ना, कीड़े की, तो जब ये कीड़ा जो होता है लार जो है इसको सिक्रीट करता है मुंह से, और उसके अलावा ये कीड़ा जो है लार्वे एक तरीके से लार्वा जो होता है वो पूरी तरह से धागे से लिपट जाता है, तो कोकून बन जाता है, और इसी से हमें जो है रेशा मिलता है। और उसके बाद इसे हम निकालते कैसे, हम इन्हीं कोकून जो है ना, ये हमें जो यहाँ पर कोकून मिला, इसको हम एक खौलते हुए पानी में उबालते हैं। और उसके बाद जो इसकी गोंद होती है, क्योंकि इसमें वो सिक्रीशन हुआ होता है ना, लार होती है, तो वो जो है अलग हो जाती है, और जो रेशे होते हैं इसके वो ढीले हो जाते हैं, और इसका लार्वा भी जो अंदर होता है वो मर जाता है। तो फिर इसको खोल के सफाई करी जाती है, और जो तंतु होता है रेशम का उसको अलग कर लिया जाता है, फिर इसको कपड़ा तैयार करने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये थी सिल्क की कहानी। अब हम आगे पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सिल्क या रेशम के कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहले भौतिक पढ़ेंगे, फिर रासायनिक। तो भौतिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रचना। ठीक है, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन है, तो इसमें प्रोटीन का नाम जो इसमें होता है वो है फाइब्रोइन। फाइब्रोइन नाम का प्रोटीन होता है। जल्दी से अपनी बुक में हाईलाइट कर लो, या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लो, आपके सामने कॉपी या पेन है तो उसमें नोट करके लिख लो। फाइब्रोइन नाम का प्रोटीन जो होता है सिल्क में होता है। दैट वुड बी, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो क्योंकि ये भी एक पशु से मिलता है, यानी एक कीड़ा एक जानवर है उससे मिलता है, तो ये होता है प्रोटीन वाला रेशा। ठीक है, लंबाई की बात करें तो सबसे लंबा अगर प्राकृतिक रेशों में कोई तंतु या रेशा होता है तो वो सिल्क का ही होता है।
इसकी लंबाई कई 100 फीट तक हो सकती है, क्योंकि वो लिपटा हुआ होता है और खिंचा चला जाता है ना चारों तरफ, तो इसका जो लंबाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। प्राकृतिक रेशों में अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये ज़रूर आ सकता है कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि प्राकृतिक रेशों में कौन सा ऐसा रेशा है जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, तो आपको आंसर पता है, आंसर है सिल्क या रेशम। ठीक है, तो चमक के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स रेशम तो बहुत ही चमकीला धागा होता है, इसमें बहुत अच्छी चमक होती है, इसलिए हम इसको वस्त्रों की या रेशों की रानी भी कहते हैं। उसके अलावा हम बात करें मजबूती की, तो सबसे ज़्यादा ये प्राकृतिक तंतुओं में सबसे ज़्यादा मजबूत है। देखो एक और क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज़्यादा मजबूत रेशा कौन सा है प्राकृतिक रेशों में। अभी हम मानव निर्मित रेशों की बात नहीं कर रहे हैं, तो प्राकृतिक रेशों में सबसे मजबूत धागा है सिल्क या रेशम। ये आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो उसके अलावा लेकिन अगर गीला होगा तो इसकी शक्ति में कमी आ जाएगी, लेकिन अगर सूख जाएगा तो फिर से उतना ही मजबूत हो जाएगा। लचीलेपन की बात करें तो इनमें बहुत अधिक लचीलापन होता है, ये काफ़ी खिंच जाते हैं। उसके अलावा अवशोषकता की बात कर लें, ये जो नमी है उसको बहुत जल्दी से अवशोषित कर लेते हैं। उसके अलावा ताप सहने की क्षमता, ताप रहने की क्षमता जो होती है वो इनमें नहीं होती है। ये बहुत ही कोमल होते हैं क्योंकि प्रोटीन है, अगर आप इसमें एकदम से प्रेस कर दोगे हाई टेम्परेचर पे तो ये जल जाएंगे। आपका जो रेशम का कपड़ा है, आपने देखा होगा कभी भी सिल्क के फैब्रिक में आप प्रेस करोगे तो वो जल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि सिल्क के फैब्रिक को हो सके तो आप कोई कपड़ा रख के ऊपर से प्रेस करो या फिर बहुत ही हल्के टेम्परेचर पे प्रेस करना चाहिए। ठीक, तो सिल्क जो है उसकी ताप के सहने की क्षमता बहुत कम होती है। अब अगर हम पढ़ें रासायनिक गुण, तो जीवाणुओं का प्रभाव जो होता है, अगर आप अधिक नमी वाले समय पर कपड़ों को रखोगे तो उसमें फफूंदी पड़ जाएगी, और रेशम के वस्त्रों पर कीड़ों का प्रभाव भी बहुत जल्दी पड़ता है, क्योंकि एक प्रोटीन फाइबर है तो नेचुरल है कि प्रोटीन में जो है जीवाणु जो है अच्छे से पनपते हैं, तो ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा खतरा रहता है। सूर्य की किरणों का प्रभाव अगर हम पढ़ें तो बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सिल्क को कभी भी आप अधिक समय तक धूप में नहीं रखो, सिल्क का फैब्रिक या फिर रेशम का जो कपड़ा है वो ख़राब हो जाता है। क्षार का प्रभाव बिल्कुल ख़राब, मतलब अगर आप क्षार डालोगे क्षार का रेशम के तंतुओं पर तो वो एकदम ख़राब हो जाएंगे। यानी सिल्क के फैब्रिक को कभी साबुन से नहीं धो, सिल्क की साड़ी, सिल्क का ब्लाउज़, सिल्क का कोई भी कपड़ा आपके पास है उसको कभी भी साबुन से मत धो, वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है दाग धब्बे छुड़ाने के लिए इसमें अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, या फिर आपने देखा होगा हमेशा कहा जाता है सिल्क की साड़ी या कुछ भी है उसको ड्राई क्लीन कराओ, कभी भी उसमें आप साबुन वगैरह का इस्तेमाल मत करो, डिटर्जेंट या साबुन का, उसकी चमक फीकी पड़ जाएगी और वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अम्ल का प्रभाव, इसमें अम्ल का भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अम्ल जो है वो रेशम के वस्त्र अगर आप अम्ल में डाल दोगे तो वो रेशम बिल्कुल सिकुड़ जाएगा और उसकी जो चमक है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए ना रेशम, ना क्षार और ना ही अम्ल, दोनों से ही सिल्क के फैब्रिक को नहीं धोना चाहिए, इसको आपको ड्राई क्लीन करवाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बहुत महंगा मिलता है तो इसीलिए भी लोग इसे काफ़ी संभाल के रखते हैं और काफ़ी ध्यान से जो है इसको यूज़ करना चाहिए और इसका पूरा अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों ये था सिल्क के बारे में। अब हमने अगर आप देखो तो जो प्राकृतिक रेशे हैं उनके बारे में पढ़ा, तो हमने पढ़ा अभी तक कॉटन, कॉटन के बाद हमने पढ़ा लिनन, लिनन के बाद वुल, वुल के बाद सिल्क, 4। अब 5वां आता है बच्चों, 5वां जो है और आखिरी जो है वो है हमारा आखिरी प्राकृतिक, सॉरी आखिरी नहीं, अब ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो जो रेनॉन है, रेयॉन जो है वो एक मानव निर्मित रेशा है। तो इससे पहले हमारे अभी जो हमने वर्गीकरण लिखा था, मैं अभी आपको पीछे जाके एक बार आप देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखो, हमने जो पढ़ा वो ये था सेल्यूलोजिक फाइबर्स में हमने पढ़ लिया कॉटन और लिनन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बाकी हैं लेकिन अभी वो आपके लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कॉटन और लिनन ही है। दूसरा प्रोटीन में हमने पढ़ लिया सबसे ज़रूरी जो है वो है वूल और सिल्क। ठीक है, वुल रोम से मिलता है यानी बालों से मिलता है ऊन,
दूसरा जंतु स्राव, यानी आपने देखा कैसे लार से चारों तरफ से कोकून के सिक्रीशन जो है वो जमा हो गया, तो स्राव जो था कीड़े से जो हुआ, तो ये जंतु स्राव वाला एनिमल प्रोटीन फाइबर है। उसके अलावा हमने नेचुरल रबर और मिनरल फाइबर भी इसका एक वर्गीकरण है जो कि हमने नहीं पढ़ा, हम केवल इसके एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे। तो अब नेचुरल वाला पढ़ने के बाद हम बढ़ते हैं आगे मैन मेड फाइबर या मानव निर्मित रेशे की तरफ। तो मानव निर्मित रेशे में हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रेयॉन। ठीक है, तो रेयॉन के बारे में सबसे पहले हम जानें तो रेयॉन है क्या। ये एक मानव निर्मित पुनरुत्पादित सेल्यूलोजिक रेशा है। इसका मतलब क्या है कि जो प्राकृतिक सेल्यूलोजिक रेशे थे उन्हीं को हमने रसायनों के साथ मिला करके बनाया। तो अब कैसे बनाया, सबसे पहले क्या है कि एक सेल्यूलोजिक रेशा है, क्योंकि एक लकड़ी के जो लुगदी होती है, आपने सुना होगा लकड़ी की लुगदी से बना है। लुगदी आप समझते हैं, उसका मतलब जो लकड़ी को जो घिसने के बाद, लकड़ी काटने के बाद जो लुगदी बच जाती है उसका हम यूज़ करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, रसायन मिलाते हैं, केमिकल मिलाते हैं। और उसके बाद बच्चों, मैं आपको पहले यहाँ पर एक चीज़ करेक्ट करके बता दूँ, ये जो है लकड़ी की लुगदी है। लुगदी आप समझते हो, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, लुगदी। ठीक है, ये देखो लुगदी जो होती है उससे बनता है। तो ये रसायन हम इसमें मिलाते हैं, और उसके बाद इस रसायन मिलाया क्योंकि हमने इसमें, और उसके बाद लैब में तैयार किया। तो ये क्या, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कृत्रिम तंतु। यानी कृत्रिम से मतलब आर्टिफिशियल, क्योंकि हमने ये बनाया है। ये एक प्राकृतिक तंतु यानी प्रकृति में नहीं पाया जाता है, प्राकृतिक तंतु नहीं है, लेकिन जो प्रकृति से हमें लकड़ी प्रकृति से प्राप्त होती है वो मिला, उससे हमने इसे बनाया। तो एक तरीके से कहो तो ये एक अर्ध कृत्रिम है, यानी क्योंकि लकड़ी का यूज़ तो हम कर ही रहे हैं, वो नेचुरल है, उसमें केमिकल हम अपनी तरफ से मिला रहे हैं। तो कपड़ा उद्योग में रेयॉन को विस्कॉस रेयॉन या कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है रेयॉन की, बिल्कुल सिल्क से मिलती जुलती है, इसीलिए हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। जल्दी से इसे हाईलाइट कर लो, या फिर अपनी एक कॉपी जो नोटबुक वाली है उसमें नोट कर लो, या बुक में हाईलाइट कर लो। क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा कि कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं, तो आपको एग्जाम्पल में पता होना चाहिए, आपको लिखना है रेयॉन। रेयॉन एक कृत्रिम रेशम है या आर्टिफिशियल सिल्क है। उसके अलावा रेयॉन को हम विस्कोस रेयॉन भी कहते हैं। तो ये दोनों बात आपको पता होनी चाहिए। आप अगर बुक देख रहे हो तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे रेयॉन की विशेषताएं। ठीक है, सबसे बड़ी विशेषता, इसको आप प्राकृतिक तंतु के साथ मिला के बनाते हैं, तो इसमें प्राकृतिक तंतुओं के गुण मौजूद होते हैं। और इसके अलावा रेयॉन में सूत की अपेक्षा ज़्यादा नमी सोखने की क्षमता होती है, कम मजबूत तंतु होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सिलवटें नहीं पड़ती हैं, मनचाहे रंगों में रंगा जा सकता है, और अगर आप धूप में रखो तो ख़राब नहीं होता। यानी काफ़ी सारे इसमें गुण हैं। उसके अलावा इसमें सिलवट नहीं पड़ती, मुलायम और आरामदायक होता है, रगड़ने पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ज़्यादा इसमें कपास के कंपैरिजन में या कॉटन के कंपैरिजन में ताप सहन करने की क्षमता अधिक होती है। हम इसमें गर्म प्रेस का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा कीड़ों का प्रभाव नहीं पड़ता, फफूंदी वगैरह नहीं लगती। तो बच्चों, अगर मैं आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ये बताऊं कि हमें कृत्रिम रेशे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर आपको ये थोड़ा सा आप इस बारे में सोचो कि क्यों हमें जो है प्राकृतिक रेशे इतने सारे अवेलेबल थे, कॉटन, सिल्क, वूल, है ना, लिनन, तो फिर क्यों हमने जो है मानव निर्मित रेशे बनाए। इसका कारण ये है कि कुछ ऐसी गुण हैं जो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं, जैसे कि नमी सोखना, ताकि हम उनमें रंग कर सकें, और सिलवटें कपड़े में ना पड़ें ताकि आप उन्हें आसानी से रख सको, है ना, और जो है आसानी से उनको संभाला जा सके, उनमें कोई कीड़े वगैरह का प्रभाव ना पड़े और किसी भी केमिकल का प्रभाव ना पड़े, और आसानी से उन्हें साफ़ किया जा सके। तो काफ़ी सारे कारण हैं जो कि प्राकृतिक रेशों में
नहीं थे। आपने देखा कोई ना कोई कमियाँ हर किसी में है। कॉटन में कोई कमी है, जल्दी टूट जाता है, ज़्यादा मजबूत नहीं है। सिल्क में कमी है कि हम उसे ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते गर्म उससे, और वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और हम उन्हें साबुन से या एसिड से या किसी भी उससे नहीं धो सकते। वूल जो है वो भी ख़राब हो जाता है, कमज़ोर है, फट जाता है। तो हमें ज़रूरत थी ऐसे, यानी मनुष्य को ज़रूरत थी ऐसे प्रॉपर्टी वाले रेशों की, ऐसे गुण वाले रेशों की जो सब तरीके से अच्छे हों। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट करके, काफ़ी सारे रिसर्च प्रयोग करके, शोध करके जो है ये मानव निर्मित रेशों का निर्माण किया गया। और आज की डेट में तो इतने सारे अच्छे अच्छे मानव निर्मित रेशे अवेलेबल हैं कि हम उसको जो है बहुत सी वैरायटी के कपड़े पहन सकते हैं। आज की डेट में आप देखो हर तरीके के, सारे तरीके के कपड़े अवेलेबल हैं, सॉफ्ट से लेके हार्ड से लेके इतनी सारी वैरायटी है। तो वो तभी पॉसिबल हो पाया जब हमने मानव निर्मित रेशों का निर्माण किया। तो ये मानव निर्मित रेशे कौन से हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये अब हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है। तो अभी हमने इस पार्ट में जो है प्राकृतिक रेशों के बारे में पढ़ा, उनके गुण के बारे में पढ़ा। तो वो आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, अदरवाइज़ ये जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इसीलिए इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम ऑलरेडी फर्स्ट एक कवर कर चुके हैं, वर्गीकरण वाला। दूसरे में हमने पढ़ लिया प्राकृतिक रेशे। अब हम तीसरे में आगे पढ़ेंगे कौन कौन से मानव निर्मित रेशे हैं और उनका क्या वर्गीकरण है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो ये हम आगे पार्ट 3 में पढ़ेंगे। मैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूँगी। तो अभी हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है तो वो हमारे दिमाग से निकल ना जाए। तो सबसे पहले अब हम इनमें हमने पढ़ लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा, स्टार्ट किया था ये वीडियो लिनन से। लिनन में पढ़ा कि ये एक प्राकृतिक सेल्यूलोजिक रेशा है, तने से प्राप्त होता है फ्लेक्स के, और इसको जो है रेटिंग कहते हैं। रेशे को अलग करने की प्रक्रिया, जब हम उसे पानी में छोड़ देते हैं तो रेशे अलग हो जाते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी, लगभग जो है हाँ कॉटन से मिलती जुलती थी। उसके अलावा हमने पढ़े 2 प्रोटीन फाइबर, वूल और सिल्क। वूल जो है हमें जानवरों से मिलता है, और जानवर कौन कौन से होते हैं, कुछ भी हो सकता है, भेड़िया, लोमड़ी, हिरण, ऊँट, अंगोरा, है ना, खरगोश वगैरह। लेकिन जो ज़्यादातर हमें ऊन मिलता है वो भेड़ों से मिलता है। उसके अलावा इसको हम अलग अलग प्रकार की विधियों से निकालते हैं। अगर जिंदा जानवरों से निकालें तो हम इसे फ्लीस या क्लिप्ड वूल कहते हैं। दूसरा, अगर हमने मरे हुए से निकाला तो हम उसे खिंची हुई ऊन कहते हैं, या पुल्ड वूल कहते हैं। उसके अलावा ये निम्न स्तर की श्रेणी की होती है, निम्न श्रेणी की होती है। उसके अलावा हमने ऊन का वर्गीकरण पढ़ा, किस प्रकार से किया गया है, उत्तम, मध्यम, लंबी और कारपेट वूल। उसके बाद हमने पढ़ा 3 प्रकार के वस्त्र जो होते हैं ऊन से तैयार होते हैं। ऊनी वस्तु, वुलेंस, वॉस्टेड फैब्रिक और नमदा फैब्रिक। नमदा से हमने पढ़ा कि हमने कारपेट वगैरह कश्मीर में जो सबसे ज़्यादा फेमस है। और वहीं बच्चों, अगर आप यहाँ पे चित्र में देखो तो आप ये देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया गया है कि यहाँ पे देखो आप, कितने अच्छी तरीके से समझाया गया है कि कैसे जो है ऊन मिलता है, ये रिसाइकिल भी हो जाता है। जो ऊन है बहुत ही अच्छा है, जानवर से मिलता है, आप उससे ऊन बनाते हैं, उसके बाद वो ही अगर ऊन ख़राब है तो वो रिसाइकिल हो जाता है, यानी हम उसको अगर जला दें या कुछ भी कर दें तो वो एक प्रोटीन है, वो फिर से जो है प्रकृति में आ जाता है। उसके अलावा हम यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे जो है जानवरों के ये दिए हुए है ना, ये देखो कौन कौन से जानवर हमें ऊन देते हैं। लामा है, बकरियां हैं, गोट, अल्पाका है, याक है ना, कैमल है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे जानवर हैं जो हमें ऊन देते हैं। फिर हमने ऊन के रेशों के गुण के बारे में पढ़ा, भौतिक गुण क्या क्या थे उनमें, ये सारा आपको पता होना चाहिए कौन कौन से भौतिक गुण हैं। उसके अलावा हमने रासायनिक गुण के बारे में पढ़े कि जीवाणुओं का क्या प्रभाव होता है, कैसे उन्हें धोना चाहिए, क्षार में नहीं धोना चाहिए, साबुन वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए, अम्ल का कर सकते हैं, इसलिए सॉफ्ट जो लिक्विड डिटर्जेंट मार्केट में आते हैं उनसे धोना चाहिए, धूप में नहीं सुखाना चाहिए और लटका के नहीं सुखाना चाहिए, और कीड़े वगैरह लगने के चांसेस होते हैं तो अच्छी तरीके से नेफ्थलीन बॉल डाल के धूप सुखा के अच्छे से संभालना चाहिए। उसके बाद हमने सिल्क की कहानी पढ़ी, अच्छी सी, चीन में आई। इसको हम सिल्क को या रेशम को रेशों की रानी भी कहते हैं। कैसे वूल जो है वो अच्छी तरीके से अपना रेशम का धागा बनाता है।
कीड़ा जो होता है रेशम का, शहतूत के पेड़ में पाला जाता है। उसके बाद हमने इसके गुण पढ़े, कौन कौन से भौतिक गुण थे। चमक होती है, काफ़ी अच्छा अवशोषक होता है, और हीट बहुत कम, मतलब ताप नहीं सह पाता, मजबूत होता है, लंबाई सबसे अधिक होती है। तो हमने ये पढ़ा कि चमक और लंबाई जो होती है वो प्राकृतिक रेशम में सबसे ज़्यादा सिल्क में होती है, और मजबूती भी सबसे ज़्यादा सिल्क में होती है। उसके बाद हमने पढ़ा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में भी हमने यही पढ़ा कि अम्ल और क्षार दोनों ख़त्म कर देते हैं सिल्क को, या ख़राब कर देते हैं। तो बच्चों इस पार्ट में अभी हमने इतना ही पढ़ा, इसे अच्छे से समझो, और अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट में बताओ कि आपको समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। या फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और सब कुछ अच्छे से समझ में आया है, ताकि मैं इसी तरीके से आपको आगे समझाऊं। ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट। नाउ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट 3 वाली वीडियो में। ओके बच्चों।